वेलकम टू शुभम ई क्लासेस दोस्तों। और देखिए आज का वीडियो आपका मैथ का रहेगा। यहाँ पर हम टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। चाहे आपका एग्ज़ाम आर्मी जीडी का हो, कलर का हो, ट्रेड्समैन का हो, यह वीडियो सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। और हम वो क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर मैंने उनकी रकम चेंज कर दी है और ये आपका एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट बन जाता है टॉप 10 क्वेश्चन का। तो आपको कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है और आंसर के साथ आंसर मैच करना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ है तो आप उसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:3 है। वह पिता अपने पुत्र से आयु में 16 वर्ष बड़ा है तो पिता की उम्र क्या होगी। तो ये जो एज वाला चैप्टर है ये मैं आपको एकदम कंप्लीट वीडियो में करवा चुका हूँ। एक सिंगल वीडियो मैंने बनाया था एज वाले का, उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चंस करवाया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद करूँगा आपने इसका सॉल्यूशन पहले खुद कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फादर और यहाँ पर मैंने लिख दिया सन। ठीक है, तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है। अब यहाँ पर देखिए आयु में अंतर कितने का है, रेशो में अंतर है 1 का। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पिता अपने पुत्र से आयु में 16 वर्ष बड़ा है, यानी कि उम्र में अंतर है 16 वर्ष का। तो ये रेशो का डिफरेंस हो गया, ये उम्र का डिफरेंस हो गया। डिफरेंस हमने एक दूसरे के इक्वल रख दिया। तो हम बोल सकते हैं कि एक की वैल्यू क्या है, वो अभी 16 है। ठीक है, तो बोला है पिता की उम्र क्या होगी। अब फादर का कंपोनेंट क्या है, 4 है ना। तो 16 को आपको 4 से गुणा कर देना है। 16 चौके कितना होता है, 64 होता है। और ये जो 64 है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, तो उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। अच्छा, इसके एग्जैक्ट अगर बोल देता कि इनकी आयु का योग 16 वर्ष है, तब आप क्या करते, तब आप 4 और 3 को जोड़ देते। ठीक है, यहाँ पे अंतर बोला था तो आपने अंतर लिया, अगर जोड़ने को बोलता तो आप इसको जोड़ देते, फिर आप इसके इक्वल रख के क्वेश्चन सॉल्व करते। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, 25 विद्यार्थियों के औसत अंक 13 हैं। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक 73 के बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिए गए, तो नया औसत क्या होगा। तो देखिएगा, पहले हम निकालेंगे 25 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 13 है। तो अगर मैं 25 को 13 से गुणा कर दूं, ठीक है, तो हमारे जो है कुल अंक आ जाएंगे। कुल अंक आ जाएंगे तो गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 250 और 25 तिया 75। ओके, 5 7 और 5 12। तो यहाँ पर हमारा 325 जो है वो गुणा करके आएगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 25 गुणा 13 इज़ इक्वल टू 325, है ना। तो यानी कि ये 325 क्या है, ये 325 इस समय कुल अंक हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आपसे बोला है कि एक विद्यार्थी के अंक 73 की बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया। यानी कि शामिल करने तो 73 और कितने कर लिए, 48 शामिल किए। यानी कि उसने कितने अंक कम शामिल किए, 13 में से 8 गए 5, 6 में से 4 गए 2। यानी कि उसने ये जो 325 अंक हैं इसके अंदर अभी भी 25 अंक उसने कम शामिल किए हैं। ठीक है, तो 25 अंक आप क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो 325 में 25 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 350 हो गया। और ये 350 क्या है, अब ये बिल्कुल एक्चुअल कुल अंक हैं। ठीक है, जो पहले अंक थे ये 25 कम थे, हमने 25 जोड़ दिया तो ये 350 हो गए। और ये 350 क्या है, ये बिल्कुल सही टोटल है। अब पूछा है कि नया औसत क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे 350 क्या है, आपके कुल अंक हैं और कुल विद्यार्थी कितने हैं, 25 हैं। अब आप 25 को करेंगे 350 से भाग और आपका यहाँ से औसत आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं 25 एकम 25, यहीं से करेंगे 25 एकम 25 और 25 चौके 100, यानी कि 14 जो है वो आपका नया औसत होगा। और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। थोड़ा स्लो समझा रहा हूँ ताकि मुझे पता है कुछ लोग यहाँ पे एडवांस लेवल के होंगे जिनको अच्छे से मैथ भी आता होगा, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे है। और कुछ ऐसे होंगे जिनको मैथ इतना अच्छा नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा इजी वे से लेके चल रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए, है ना। थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक के एक मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलो नमक और अधिक खरीद लेता है। नमक का अब प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है।
तो देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, इसको परसेंटेज में भी काउंट किया जाता है, और अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ज़रूर आया होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज़ बतानी है कि यहाँ पे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। ये आपको क्या करना है, एज इट इज़ लिख देता है 20/100, ठीक है। 20% मतलब 20/100, 20/100 लिखेंगे, यानी कि 20% की हानि होने पर 100 रुपये में ऊपर आपका रुपये आएगा और नीचे आपकी क्वांटिटी आएगी जो फालतू होगी या कम होगी, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट करना है ताकि आपका 1 मिनट भी ना लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और ये जो हमारा ट्रिक है ये क्या है, ये आएगा अब का मूल्य। हमसे अभी का मूल्य पूछा है तो ये अभी का मूल्य ही आएगा, ठीक है। तो क्या ट्रिक बनी कि 20% की कमी होने पर अगर लाभ होता तो भी हम 20/100 ही लिखते, ठीक है। ये ध्यान रखना, 120 नहीं आएगा, 20/100 ही हम लिखेंगे एज इट इज़, ठीक है। यानी कि 20% की कमी होने पर 100 रुपये में 4 किलो नमक अधिक खरीदता है, ठीक है। तो ये ट्रिक है, प्रतिशत इंटू रुपीज़ अपॉन क्वांटिटी। अब इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ये जीरो से हमारी ये जीरो कैंसिल हो गई, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो 5 रुपये जो है वो क्या आया, अब का मूल्य आया है। तो ऑप्शन सी अगर आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेची जाएँ, ठीक है, ये भेजी लिखा गया यहाँ पे, इसका मतलब है बेची जाएँ तो 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बिल्कुल आसानी तरीके से। अब आपको क्या लिखना है, 1 रुपये में 6 वस्तुएं यानी कि 1/6, आप इसको 1/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 रुपये में 6 वस्तुएं, ये प्रति किलोग्राम का मूल्य हो गया, सॉरी प्रति वस्तु का मूल्य हो गया। तो 1 रुपये में 6 वस्तुएं अगर बेची जाएँ तो 20% की हानि होती है। तो 20% को आप 80 लिख सकते हैं क्योंकि हानि 100 माइनस लॉस होता है, करेक्ट है बात इतनी। नेक्स्ट बोल रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% का लाभ होगा तो उसको हम 120 लिखेंगे, है ना। उसको 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, 1/x लिख दिया मैंने। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, जो स्टेटमेंट है मैंने उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में अभी ड्रॉ किया है, ठीक है। अब आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसे ड्रॉ करना है और आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1/6 गुणा 120, नीचे हमारा आएगा 1 गुणा 80 और ये x चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने ऐसी न्यूमेरिकल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, ज़ीरो से हमारी ये ज़ीरो कैंसिल हो गई, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, और 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूँगा आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आप कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, आपका आंसर हमेशा सही आएगा, बिल्कुल सटीक आएगा। आपको कुछ भी x मानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी 100% मानने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट अप्रोच लगाइएगा, आपका हर बार आंसर बिल्कुल सही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30% शक्ति वाले अल्कोहल का 50% शक्ति वाले अल्कोहल में किस अनुपात में किया जाए ताकि 35% वाला अल्कोहल प्राप्त हो सके। तो देखिए ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो आपका मिक्सचर और एलिगेशन का पार्ट है उसका ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो अब आपको पता लग जाएगा। अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा और आपसे बोलेगा कि उनका अनुपात क्या है ना, तो यहाँ पर देखिएगा, पहला मिश्रण है आपका 30%, दूसरा मिश्रण है आपका 50% और उसको 35% बनाना है ताकि वो 35% अल्कोहल प्राप्त हो। तो जो कॉमन होगा उसको हमेशा बीच में लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा, प्लस और माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे रकम छोटी है यहाँ पे रकम बड़ी है, ठीक है। 30 में से 35 घटाएंगे आप और इधर 50 में से 35 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 30 में से 35 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। माइनस नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, है ना, माइनस का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और 50 में से फिर 35 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है।
अब पूछा है इनका अनुपात क्या होगा, किस अनुपात में विभाजित होगा, तो 15:5 के अनुपात में विभाजित होगा। अब 15:5 को आप और कैंसिल कर सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी कि 3:1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। ओके, उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। और देखिएगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा जो कि आपका फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको, अगर आप इस क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं इन 10 की 10 क्वेश्चंस की, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं उस ग्रुप को ज्वाइन करके। ठीक है, 2 ग्रुप हैं, एक के अंदर सिर्फ स्टडी मटेरियल ही प्रोवाइड होता है और दूसरा ग्रुप है आपका डाउट सेशन वाला। अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसमें आप अपने डाउट भेज सकते हैं, चाहे मैथ का हो चाहे जीके का हो, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज 252 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो देखिएगा, साधारण ब्याज के ऊपर भी मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के दे चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लेना, उससे बाहर आपका साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको बताना है, ब्याज की दर हमको बतानी है। इसका आपको छोटा सा सूत्र मैंने बताया था कि क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100, नीचे आपका क्या होगा, प्रिंसिपल इनटू टाइम। ठीक है, तो ये आपका सूत्र है। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, ये 2 वर्ष 3 महीने हैं तो इस महीनों को भी आपको वर्ष में चेंज कर लेना है। ठीक है, तो 2 वर्ष तो ये है ही, प्लस क्या है 3 महीने हैं, तो 3/12 करेंगे तो ये महीने वाला जो है वर्षों में हो जाएगा, है ना। एक साल में 12 महीने होते हैं तो 3/12 कर दिया, तो ये हमारा वर्षों में बन गया। अब इसको कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। ठीक है, अब ये एलसीएम लेके आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8 और 1 9/4, यानी कि आपका जो समय है वो 9/4 है। 2 वर्ष 3 महीने को हम 9/4 लिख सकते हैं साल में। ओके, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करूंगा ये जो स्टेप कर रहा हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 252 हमको दे रखा है, साधारण ब्याज 252 प्राप्त होता है। ओके, 252 गुणा 100 है ना, ब्याज गुणा 100 है, बताया था मैंने अभी। मूलधन है आपका कितना, 1600 रुपये, और समय है आपका 9/4 वर्ष, यानी कि 9 नीचे है और ये 4 ऊपर जाएगा, तो मैं 4 यहाँ लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा स्पेस कम हो गया यहाँ पे, इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 252 गुणा 100 और 4 जाएगा ऊपर। ठीक है, नीचे हमारा क्या आएगा, 1600 गुणा 9। उम्मीद करूँगा इतनी चीज़ समझ में आई होगी। अब कैंसिल कीजिए, 0 से 0 कट गई, 4 एकम 4, 4 चौके 16। अब देखिएगा 9 चौके कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, 9 चौके 36 होता है, और 36 को अगर मैं 7 से गुणा करूँगा तो 36 सते होता है 252, तो 7% जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपने ऑप्शन बी चूज़ किया है तो बिल्कुल सही है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समान चालों से विपरीत दिशा में चल रही रेलगाड़ियाँ, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। यानी कि 2 समान चालों से चल रही हैं रेलगाड़ियाँ, तो अगर हम किसी एक की चाल निकालेंगे तो दूसरी की चाल भी वही होगी, है ना। और विपरीत दिशा में चलती हैं, तो आपको पता होगा अगर ट्रेनें विपरीत दिशा में चलें तो इनकी चाल हमेशा जुड़ती है। ठीक है, इनकी स्पीड हमेशा जुड़ती है, और जो लेंथ होगी यानी कि जो ट्रेन की लंबाई होगी वो चाहे सेम डायरेक्शन में हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो, वो हमेशा जुड़ेगी ही जुड़ेगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है भाई, 120 मीटर है। सबसे पहले आपको चाल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चाल क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो हमको स्पीड ही निकालनी है। तो देखिएगा, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई है 120 मीटर, तो रेलगाड़ियाँ 2 हैं, तो दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी, यानी कि डिस्टेंस हमारा 240 आ गया। राइट, अब हमको समय बताना है, तो समय कितना है, 12 सेकंड।
इसको 12 सेकंड में वो पार कर देती है। तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, ठीक है। तो ये 20 जो है ये आपका समय आ गया। अब ये 20 आपका आंसर आपको कहीं भी नहीं दे रखा, क्योंकि आपको आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में देना है, ठीक है। ये आप ज़रूर चेक करना, क्योंकि यहाँ अगर मैं 20 लिख देता तो कुछ लोग यहाँ पे 20 पे भी आंसर कर देते, ठीक है। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को कि अगर आप ट्रेन वाले क्वेश्चन में फंसेंगे कहीं भी, ट्रेन वाला हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, तो आप किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में ही फंस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 20 आया है, ये 20 क्या है, ये 20 मीटर प्रति सेकंड में चाल आई है। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो 18/5 से हम किसको गुणा करेंगे, 20 को गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 18 चौके कितना होता है, 72 होता है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है अब इसकी चाल आई है। ऑप्शन जो ए है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्युत धारा की दिशा में, ये विद्युत नहीं है ना, एक बोट है ना, एक नाव बोल दीजिए या फिर एक बोट बोल दीजिए। एक बोट धारा की दिशा में 18 किलोमीटर 4 घंटे में तय करता है। ये सारी टाइपिंग में इतनी मिस्टेक हो रखी है। एक बोट धारा की दिशा में 18 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है, तो धारा की विपरीत दिशा में 12 घंटे में लौटता है। तो धारा की गति क्या होगी। अब देखिएगा, अगर आपसे बोले धारा की गति निकालने को, तो हम क्या करते हैं, x माइनस वाई, इसको हम 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है। अगर आपसे बोलता नाव की चाल यानी कि बोट की चाल निकालने को, तो हम क्या करते, x प्लस वाई, और इसको हम 2 से भाग कर देते। अब ये x और y क्या है, ये x और y है स्पीड, यानी कि इनकी गतियाँ, जिसको जाने और आने में जितनी चाल है ये वो है, ठीक है। तो हम पहले स्पीड निकालेंगे, हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि हमको पहले x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, फिर हम उसको 2 से भाग कर देंगे, राइट। तो देखिएगा दूरी कितनी है, 18 किलोमीटर है, 4 घंटे में जाती है। तो 4 को अगर हम 18 से भाग करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारा क्या आएगा, स्पीड आएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने स्पीड का फॉर्मूला बताया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो करेंगे, यह कितना हो गया, 4 चौके 16 पॉइंट 4 पंजे 20, तो ये 4.5 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब वही 18 किलोमीटर दूरी है और वो 12 घंटे में लौटता है। तो 18 को 12 से करूँगा अगर मैं भाग, तो कितना आएगा, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, यानी कि 1.5 आएगा। तो ये x आ गया 4.5, y आ गया 1.5, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ, 4.5 में से मैं 1.5 घटाऊँगा, तो मेरा कितना बचेगा भाई, मेरा बचेगा 3, ठीक है। x माइनस वाई अपॉन 2 करेंगे हम, तो 3 को मैं क्या करूँगा, 2 से भाग करूँगा और हमारे यहाँ से आंसर आ जाएगा। 3 को 2 से भाग करने पे क्या आएगा, 1.5 आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर इसी प्रश्न में आपको बोलता कि वो नाव की चाल बताओ, तो आप क्या करते, सिंपली इन दोनों को जोड़ देते और फिर आप 2 से भाग करते, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो वृत्त के व्यास के 2 गुणे का मूल्य क्या होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई की वैल्यू आपको पता होगी क्या होती है, 22/7 होती है ना, आर स्क्वायर, और ये हमारा हो गया वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 154। क्लियर है इतनी बात। तो देखिएगा, 11 दूनी 22, 11 से ही कैंसिल कर देते हैं, 11 एकम 11, 11 चौक 44, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब देखिए ये 7 इधर जाके 7 में गुणा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 49 आ गई। तो 49 आ गई, हमको आर की वैल्यू निकालनी है पहले, तो ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, यहाँ पे अंडर रूट होगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। अब आर क्या है, त्रिज्या है, जिसकी वैल्यू हो गई 7। हमको बताना है व्यास के 2 गुने का मूल्य। तो अगर आर 7 है, तो इसका व्यास यानी कि इसका डायमीटर कितना होगा, वो होगा 14, है ना। जो व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। बट 14 आपको आंसर नहीं करना है, कभी आप 14 पे टिक करें,
व्यास के भी 2 गुणे का मूल्य बताना है। तो 14 का 2 गुणा कितना होगा भाई, 14 का 2 गुणा होगा 28। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 10। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है। शंकु की तियर्क ऊंचाई क्या होगी। तो देखिएगा, तियर्क ऊंचाई को हम L से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है तियर्क ऊंचाई का L स्क्वेयर इज इक्वल टू R स्क्वेयर प्लस H स्क्वेयर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो करते हैं सोल्व। L स्क्वेयर की हमारी जो वैल्यू है, यानी कि R कितना है, R हमारा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे, सीधा 4 यहाँ पे पुट कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे, है ना। पर यहाँ पे है व्यास 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या 2 होगी। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2√3 है, इसका आपको स्क्वायर करना है, तो मैं इसका स्क्वायर डायरेक्ट कर देता हूँ। कुछ लोग इसका स्क्वायर भी नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो देखिए, जो सामने वाला 2 है बाहर, इसका तो स्क्वायर होगा सीधा 4, और जो रूट में होगा इसमें बस रूट हट जाएगा और ये 3 ही रहेगा। तो 4 गुणा 3 कितना होता है, 12 होता है। तो इसको अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपका 12 आएगा, ठीक है। तो इसको मैं रफ़ करके सीधा यहाँ पे 12 लिख देता हूँ। मैंने आपको फिर से बोला है कि मैं सभी स्टूडेंट को लेकर चल रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्लो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको माइंड मत करना कोई भी। तो देखिएगा, L स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 और 4 16 आ गई। हमको L की वैल्यू निकालनी है, तियर्क ऊंचाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है यहाँ से हटेगा, यहाँ पे अंडर रूट होगा, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, है ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज़, ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।